बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं नीली चाय के बारे में। आप सब ने बहुत इकसाम की चाय वैसे तो सुनी होगी, पिंक टी भी है, जो हम मिक्स टी पीते हैं वो भी है, लेकिन ब्लैक टी भी है। अब नीली जो टी है उसके बारे में, जो ब्लू टी, इसको ब्लू कलर भी इसका बिल्कुल होता है, जैसे पर्पलिश ब्लू कलर है और बहुत ही खूबसूरत इसका रंग भी है और बहुत ही इनफरादियत रखती है। ये अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ, क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर जनाब। ये नीली चाय जनूबी एशिया की एक मशहूर जड़ी बूटियों वाली चाय है जिसे क्लैटोरिया कहा जाता है। ये क्लैटोरिया एक पौधा है, जड़ी बूटी भी जिसे कहा जाता है, जिससे ये निकला है। इसके नीले रंग के खूबसूरत फूलों से तैयार की जाती है और ये चाय ना सिर्फ अपनी दिलकश नीली रंगत की वजह से जानी जाती है बल्कि तिबी फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं इसके। अगर आप ये देखें, इसको इतना खूबसूरत रंग के लग रहा है कि बहुत ही इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर फ़वाइद की बात की जाए तो दुनिया भर में ये इसलिए भी बहुत मकबूल है क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ब्लू टी में जो मौजूद मरकबात हैं खून की नालियों को कुशादा करने में मदद करते हैं, फिर ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, दिल के दौरे या फालिज के ख़तरे को भी कम करते हैं, यादाश्त बढ़ाते हैं जनाब, और अल्जाइमर जैसे अमराज के ख़िलाफ़ फ़ायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर ब्लू टी जो है वो महफूज समझी जाती है क्योंकि इसके अंदर जो कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है दिल और दिमाग और जिस्म की अमूमी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यकीनी तौर पर सब इसको बहुत पसंद करते हैं। मैं भी अपने घर में इसका पौधा लगाने जा रही हूँ क्योंकि जनाब एक तो इसकी जो सबसे अच्छी खूबसूरत बात है वो ये है कि ये कैफ़ीन फ्री है और आप इसको किसी भी वक्त ले सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर पानी ऐड करते हैं, गर्म पानी, तो ये अपनी रंगत कभी पिंक कर लेती है, कभी ब्लू कर लेती है, कभी रेड भी हो जाती है ये। तो जनाब ये इतनी खूबसूरत चाय है, इतने इसके सारे फ़वाइद हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं और आपका चाय के बिना गुजारा नहीं है तो फिर आप अब से ये नीली चाय शुरू कर दीजिए ताकि आपकी बॉडी को इसके बेनिफिट्स भी मिले। कैफ़ीन फ्री है और मेरे ख्याल में जायके और लज़्ज़त में भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं ट्राई करने के बाद आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन यकीनी तौर पर ये एक मज़ेदार तजुर्बा होगा। मैं अपने घर में लगाने जा रही हूँ ये पौधा, आप भी लगाइए और इसको एंजॉय कीजिए। अब आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब और सबसे पहले आज की हमारी जो टॉप स्टोरी होगी, पाकिस्तान में मानसून बारिशों का नया स्पेल आपको पता है शुरू हो चुका है और इस स्पेल के साथ ही रावलपिंडी में 15 जुलाई से 31 अगस्त तक बारिशों की नवीद सुना दी गई है। जो हमने देख रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है उससे किस तरह से निपटा जाएगा, सैलाबी सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक बार फिर से इस पर तफसील से माहिरीन की राय लेंगे और उसके बाद बात करेंगे तहरीक या फिर मुज़ाकरात। एहतजाजी तहरीक का ऐलान होते ही PTI में इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे, हुकूमत में रहें या ना रहें, 90 दिन में आर या पार करेंगे। अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं। अब देखते हैं कि PTI का फ्यूचर आने वाले दिनों में डिसाइड होगा। ये 90 दिन का जो अल्टीमेटम दे दिया गया है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, क्या होने वाला है इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय। और उसके बाद बात करेंगे यूट्यूब से पैसा कमाना अब हुआ मुश्किल। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में सख्ती कर दी है। नई मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ का इतलाक़ 15 जुलाई से होगा और क्या क्या पॉलिसियों में तब्दीली की गई है इस पर भी तफसील से बात की जाएगी। उसके बाद आपको बताएंगे सितारों की चाल में छुपा है किस्मत का हाल। सभी लोग जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे माहिरीन आपको बताएंगे कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। उसके बाद बात होगी अदाकारा हुमैरा असवर की दिल दहला देने वाली मौत पर। फनकारों की जानिब से ज़हनी सेहत पर बात करने की अपील की गई है। अगर कोई सोशल मीडिया पर खुश नज़र आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकी ज़िंदगी में भी खुश हो, ठीक हो। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, वो कहीं तन्हाई का शिकार तो नहीं है। इन सब तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिरीन मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे और फिर हमारे साथ मौजूद होंगे अदाकार भी, उनसे बात करेंगे कि आखिर ज़हनी हालत इस हद तक ख़राब हो जाने की वजूहात क्या हैं। और शोबिज़ इंडस्ट्री के हम देखते हैं बहुत सारी अमवात इसी तरह से हो जाती हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं मौसम की तरफ, क्योंकि एक बार फिर से मानसून का जो ख़तरा है वो मंडला रहा है और इसके साथ ही जो फ्लडिंग की सूरत हाल है उसके इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 7 रिलीफ जो फ्लड कैंप्स हैं वो कायम कर दिए गए हैं और इन कैंप्स में खुराक, अद्वियात, पीने का पानी और पनागाह और हिफाजती इंतजामात से पूरी तरह से ये लैस हैं। लेकिन 22 किलोमीटर तवील नाला लई जो है उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि सैलाब का ख़तरा है और 15 जुलाई से 31 अगस्त तक का जो अरसा है वो अल्टीमेटम दे दिया गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर सैलाब आ सकता है इस दौरानिए में। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान अली फ़हीम, क्लाइमेट एंड सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू शो कहेंगे अरसलान अली साहब आपको।
अरसलान साहब, ये यकीनी तौर पर सूरत हाल काफ़ी ही गंभीर होती जा रही है, और अगर हम सिर्फ इसको मानसून की बारिशें कहें तो ये सिर्फ मानसून की बारिशें नहीं हैं, बल्कि क्लाइमेट चेंज है। और इससे पहले हम देखते हैं कि अगस्त में बारिशें हुआ करती थी, जून जुलाई सख्त गर्मी के महीने हुआ करते थे, लेकिन इस बार तो जून जुलाई और फिर अगस्त भी, तीनों महीने जो गर्मी की शिद्दत लेकर आते थे, इस बार हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिशें। और फिर हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक के अंदर, चाइना के अंदर सैलाब आया, अमेरिका के अंदर सैलाब था, फिर पाकिस्तान सैलाबी सूरत हाल से गुजरा है, और भारत भी कहीं ना कहीं इसी सूरत हाल से गुजर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज पर शायद हमारी हुकूमत का भी और हम आम आवाम का भी कोई फोकस नहीं है। क्या समझते हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम पे दावत देने का। और आई मस्ट कमेंड यू कि आप लोग एक बड़ा सोशली कॉन्शियस प्रोग्राम मॉर्निंग इन टाइप रन करते हैं। तो बिल्कुल ये एक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सैलाब तो हमेशा से आते रहे हैं, मतलब जब से तारीख शुरू हुई है सैलाब आते हैं। लेकिन इनका जो इंसिडेंस है, इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वो अब विजिबली उसके जो साइकिल्स हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं, और इसकी डेटा भी है जो इस चीज़ को बैकअप करता है और शो करता है। तो पाकिस्तान में वी आर वेल इनटू ये क्लाइमेट चेंज के फिनोमेनन में, और जो है हमारा कंट्री का एनुअल जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। और हमारी अपना जो मेट डिपार्टमेंट है उसकी रिसर्च के मुताबिक 50 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में 50 डिस्ट्रिक्ट ये अर्बन फ्लडिंग जो पिंडी में जिसका खदशा है उसके खतरे में होते हैं हर साल। और ऑलरेडी इस गर्मी में जो है, इन गर्मी के सीजन में 75 लोगों की 75 डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं अर्बन फ्लडिंग से इन वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल अब ये सूरत हाल है। सवाल ये है कि करना क्या है इसके बारे में, जाहिर है। तो अभी पीडीएमए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इस जो रावलपिंडी की है, इनके मेरा ख्याल है बड़े अच्छे इक़दाम दिए गए हैं, और ये प्रोएक्टिवली हम इस चीज़ को 2 हफ्ते पहले डिस्कस कर रहे हैं फ्लड से, क्योंकि जो है सिटी गवर्नमेंट ने और पीडीएमए एक्शन लेके तो मिलिट्री की भी इसके अंदर जो है 111 ब्रिगेड का सपोर्ट के साथ जो है रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, और इस चीज को काफी भरपूर तरीके से टैकल करने का बिल्कुल सही। बनाया हुआ है। लेकिन अरसलान साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, इमरजेंसी कैंप्स लगा दिए जाते हैं, उनमें तमाम तर सहूलियात भी दे दी जाती हैं, इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है, या फिर इस तरह के क्लाइमेट चेंज का हमें सामना करना पड़ता है। हम पूरी दुनिया की अगर बात करें, जैसे मैंने आगाज़ में भी कहा कि अमेरिका के अंदर टेक्सास उनकी जो रियासत है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चाइना के अंदर सैलाब है इस वक्त, पाकिस्तान को भी इसी सूरत हाल का सामना है, भारत में भी यकीनी तौर पर यही सूरत हाल होगी। हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त तो जो वज़ारत माहौलियाती तब्दीली का बजट था 3.5 अरब से कम करके अब 2.7 अरब कर दिया गया है। बजट में भी कमी लाया जाना, क्या माहौलियाती तब्दीली हमारी प्रायोरिटी नहीं है? क्योंकि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। अगर अभी इसके ऊपर तवज्जो ना दी गई तो आने वाले जो दिन है, बताया जा रहा है 2050 तो इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन लेकर आएगा। जी, हमारे लिए बहुत खतरा है पाकिस्तान। अगर आप तमाम रिपोर्ट्स देखें, और ये जो हमारी अपनी क्लाइमेट मिनिस्ट्री और ग्लोबल जो एजेंसीज हैं जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड या यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम या यूएनडीपी, तो पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट। बजट जो है फेडरल गवर्नमेंट का बजट, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट बजट्स भी हैं, फिर पीडीएमएस के भी बजट्स हैं, तो बजट्स की बड़ी तवील डिस्कशन हो जाएगी। बजट से आगे अगर सोचें कि अब ज़रूरत क्या है चीज़ों की, तो देखें, हमें अपनी सोसाइटीज़, माशरे को और अपने स्ट्रक्चर, सिटी डिज़ाइन जो है उसको हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत है इन जो ये इमर्जिंग हालात और नया जो क्लाइमेट जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंजेस ये रिवर्स तो हो नहीं जाएंगे। हमें अपनी जो है लिविंग के मैकेनिज्म्स जो हैं उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, जिसको अडेप्टेशन कहते हैं एक सिंपल क्लाइमेट की टर्म में। तो और आप सही कह रहे हैं कि इसके बारे में जो है हमें एज अ सोसाइटी एट द लेवल ऑफ सिटी एंड जो है प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और इकदाम चंद जो हैं
देखिए, एक तो ये हाउसिंग जोनिंग, ये जोनिंग के लॉज जो है इम्प्लीमेंट भी करें, इनको अपडेट भी करें और लोगों को यहाँ से पहले ही इन जगहों में फ्लड प्रोन एरियाज में घर बनाने से प्रिवेंट करें। अब एन वक्त पे फ्लड आ गया है तो लोगों को फिर बाहर निकालना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज जो है कि हमें जाना चाहिए, एक टर्म है नेचर बेस्ड सोल्यूशंस, कि जो शहरों के स्ट्रक्चर हैं उनको अडेप्ट करें यूजिंग व्हाट इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो एक कॉन्सेप्ट चाइना का भी आपने जिक्र किया, वो है परमिएबल पेवमेंट्स का, ये जो सिटी की रोड स्ट्रीट्स पेवमेंट्स हैं ये परमिएबल हो, वाटर को अब्सॉर्ब कर सकें। दूसरा है रेन गार्डन्स, यानी पार्क्स को जो है कन्वर्ट करें, पार्क्स के अंदर ड्रेनेज, पार्क्स वैसे भी वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, तो हैवी रेनफॉल के अंदर रेन गार्डन्स बनाए शहरों के अंदर। तीसरा है ग्रीन रूफ्स का, हम सारा ये बारिश का पानी आता है और जाया हो जाता है, तो जो है सिंपली एक सिंपल टेक्निक भी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, जो अर्बन एरियाज में बड़ा आराम से की जा सकती है। चौथा है एक फ्लड वेज। अब ये नाला लई 22 किलोमीटर का है, अच्छा खासा इसका सारा इम्पैक्ट एरिया है, इसका फ्लड वे क्या सारा क्लियर है, इसके अंदर कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, सारे ड्रेन वाटर सिस्टम जो है वो क्लियर हैं। ये चीज आई थिंक आपके लिए सिटी गवर्नमेंट कंफर्म कर सकती है, लेकिन जो फ्लड वे पाथवे है और उसके एसोसिएटेड ड्रेनेज सिस्टम्स, इन सबको क्लियर होने की जरूरत है और सीजनल इनकी क्लीनिंग भी होने की जरूरत है, ताकि रिस्क और इंसिडेंट्स जो भी फ्लडिंग होनी है वो मिनिमल हो। अब नाला लेक की जो हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग है, मेरा ख्याल है वो भी अवेलेबल है और इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये पहली दफा तो नहीं है, ये 2010 हर बार से साफ ये किया जाता phenomenon है, आगे नाला चल रहा लई है। को तो हर बार साफ किया जाता है, लेकिन हम फिर देखते हैं फिर से वो फुल हो जाता है और फिर उसके बाद पूरे एरिया को वो अपने घेरे में ले लेता है। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिविजुअली, क्योंकि आप तो ज़रूर इंतजामिया की बात करें, गवर्नमेंट्स के लेवल पे बात करें कि क्या कुछ इकदाम होने चाहिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात कर ली जाए तो आम इंसान को, हम सबको बहैसियत इस कौम या इस मुल्क के शहरी हमें क्या करना होगा ताकि हम मौसमियाती तब्दीलियों में कोई अपनी एफर्ट्स भी तो डाल सकें, अपनी इनपुट भी तो डाल सकें? हमें क्या करना है, क्या इकदाम हैं जो हमारे एंड पर हैं? जी जरूर, अक्सर सोच के लगता है कि हम इस चीज को कैसे सरवाइव करेंगे। इस मुल्क के अंदर जो है सबसे ज्यादा हीटिंग भी हो रही है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड रेगुलरली क्रॉस हो रहा है। गरीब लोग सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, वो तो एसी नहीं चला सकते रोज। तो वेल, एक तो ये है कि हमें अपने आप को इन इशू से आगाह करना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, हमें अपने एटीट्यूड्स बदलने चाहिए, जो हमारा जहन है और सोच है उसको बदलना चाहिए। एक तो ये है कि हमें हुकूमत के साथ ताउन भी करना चाहिए। हुकूमत को आसान काम नहीं है ये इकदाम लाना। लोग खुद जाके अब फ्लड प्रोन एरिया में घर बना देते हैं, जोनिंग लॉज की खिलाफ वर्जी खुद हम करते हैं। ये आपको पता ही है हाउसिंग में लोग क्या करते हैं। तो एक ये भी हमें सोचना चाहिए कि कानून तोड़ते, मतलब पहले वो कानून तोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो है ये सोच समझ के ये फैसले लेने चाहिए। दूसरी चीज जो है अपने आप को खुद ये तो बचाना मानेंगे चाहिए। कि वायलेशन दोनों तरफ से होती है। जाहिर है घर बनाने के लिए एनओसी जारी किया जाता है या फिर मुतालिका जो इदारे होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उन इदारों से परमिशन लिए बगैर अवाम वहाँ पर घर बना रही है फ्लडिंग एरियाज में, तो फिर तो जाहिर है वो भी जिम्मेदार होंगे और अवाम भी जिम्मेदार होगी, और फिर जितनी कीमती जाने जा रही हैं ये उसी चीज़ का शासाना है जब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम दूसरे एंगल से देखें इसको, हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो उस वक्त कर रही है जब अब फ्लड की सूरत हाल हमें दरपेश है, जब बारिशों के इम्कानात हैं। इससे पहले अगर हम देखें फोरकास्ट किया जा रहा था बार बार कि ये साल खुश्क साली का साल होगा, और फिर हम देखते हैं कि सडन इतनी बारिशें हो जाती हैं कि पानी जो है वो बर्दाश्त करना या उसको संभाल पाना पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में एक चैलेंज बन चुका है इस वक्त। तो जिस फोरकास्ट की हम बात मैं कर रही हूँ वो आगाज़ की बात है। जब साल का आगाज़ हुआ था तो बार बार ये कहा जा रहा था कि खुश्क साली का साल होगा, अब फिर बारिशों का हो जाना। क्या समझते हैं, क्लाइमेट चेंज ही है जो, या फिर फोरकास्ट सही से नहीं की गई है? ये देखिए जी, अब ये सालों वाली तो बात रही नहीं है। पहले होता था कि ये 3, 4, 5 साल के हम प्रेडिक्शन कर सकते थे। अब तो ये वो मैं आपको जिक्र कर रहा था ना कि इसके साइकिल्स बहुत तेज हो गए हैं। अभी आप एक तरफ ये ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, उसके साथ जो है हीट वेव्स भी बढ़ रही हैं, और जब एक ये प्रेडिक्शन यही है कि ये हमें ये ऑफ एंड ऑन किस्म के बिहेवियर्स नजर आएंगे, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, और उसके बाद जो है एट सम पॉइंट जब ये क्रॉस होते हैं तो ग्लोबल टेम्परेचर थ्रेशोल्ड, तो ये फिर बहुत तेजी से प्लेनेट की हीटिंग शुरू हो जाएगी।
तो बिल्कुल ठीक। इसको प्रेडिक्ट करना तो काफी मुश्किल काम है, लेकिन ये जो है ये कांस्टेंट डायलॉग चाहिए है हुकूमती इदारे, मेट डिपार्टमेंट, डिजास्टर अथॉरिटीज और लोगों के दरमियान दोनों तरफ से ताउन की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, सही। अगर तमाम ये इदारों की सिलसिला अगर अच्छी जारी रखा। कोऑर्डिनेशन ही इससे बचा सकती है, और अगर हमें मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना है तो फिर हम सबको एक जुबान होकर इसके लिए इकदाम करने होंगे, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट पर डाल दिया जी, जाए या फिर सिर्फ जी। आवाम पर डाल दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अरसलान अली फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट। और बारिशों का मौसम है, इसलिए एहतियात बरतिए। जो बिजली के पोल हैं उनके करीब जाने से गुरेज कीजिए। बारिशों का क्योंकि जो मौसम होता है ये अपने साथ बहुत सारी और मुसीबतें भी लेकर आता है, इसलिए एहतियात कीजिए। और अगर कहीं पर पानी खड़ा देखें तो उसको कोशिश करें कि वहाँ से निकाला जाए और मुतालिका इदारों को आगाह किया जाए। मैं आगे बढ़ती हूँ और कुछ दीगर इश्यूज़ हैं उन पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे चिंपैंजीज़ की, क्योंकि आज उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। और चिंपैंजीज़ का आलमी दिन मनाए जाने का मकसद जो है वो ये है कि एक तो ऐसा जश्न मनाया जाए जो चिंपैंजियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी अहमियत के बारे में आगाही फ्राहम करे। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर हमारे यहाँ भी चिंपैंजीज़ होते हैं, लेकिन हम उनको तंग करते हैं, उनके साथ खेलना अपना मुश्किल समझते हैं। और अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो हमें बहुत ज़्यादा इस तरह के जानवर वहाँ पर नज़र आते हैं, और बच्चे उनको तंग करके या उनके साथ खेल के बहुत महजूज होते हैं। इसलिए चिंपैंजियों का आलमी दिन मनाए जाने का मकसद भी यही रखा गया है कि इनको जो ख़तरात दो चार हैं, जिन ख़तरात से ये गुज़र रहे हैं, उनकी आगाही फ्राहम की जाए और उनका कुछ सदेबाप किया जा सके, ताकि इस जो अल्लाह ताला ने एक मखलूक पैदा करके भेजी है दुनिया पर, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ किया जा सके। तो जी, आज चिंपैंजियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहुत सारे दीगर अहम इशूज़ भी हैं प्रोग्राम के अंदर, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जो अल्टीमेटम दे दिया गया है 90 दिन का, या तो सियासत में आएंगे और या फिर सियासत में से जाएंगे। तो क्या होने वाला है फ्यूचर तहरीक इंसाफ का, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आप कुछ बात कर लेते हैं। आर या पार की 90 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अब सियासी तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है और 90 रोज़ में तहरीक अरूज पर ले जाएंगे। अब फैसला साजों से कोई बातचीत नहीं होगी, मतलब बातचीत अब फैसला साजों से होगी, बल्कि इमरान खान बड़ा वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात किससे करने हैं ये भी उन्होंने बता दिया कि फैसला साजों से करने हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी तब्दीली के लिए हमेशा से वो 90 दिन की बात करते हैं और ये 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पर आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं, उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए, उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेड लाइन है। देखिए जी, मुज़ाकरात जो है वो डेड लॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को ज़ाया करके अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। हमारी रिजर्व सीटें भी ले ली, उसके बाद अभी हमारे पे और केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर डेडलाइनें दे दी कि तब तक फैसले करो सारे जेली। अली अमीन गंडापुर साहब की बड़कें तो आपने सुन ली हैं। अब जवाबी वार भी किया गया है, आज़मा बुखारी साहब ने गवर्नमेंट की जानिब से जवाब जो दिया है, पहले वो सुन लेते हैं। काना के जब जलसे के अंदर भी जब तक गंडापुर नहीं आया था ना, वहाँ पे हार्डली 1000-1500 से ज़्यादा बंदा नहीं था, और गंडापुर अपने साथ जो सारी सरकारी फौज लाया था उसके साथ को थोड़ा सा रीजनेबल हो गया था, 3-4 हज़ार बंदा इकट्ठा हो गया था, ताकि ये वहाँ पर जो है वो फिर को इसीलिए काना के अंदर पहाड़ियाँ उगानी पड़ी थी, फेक जो है वो वीडियोज़ लगानी पड़ी थी ये बताने के लिए कि बड़ा बंदा इकट्ठा हुआ था। तो और ये बाय द वे जब ये एक मुल्ज़म की हैसियत पे भी आते हैं ना दहशतगर्दी की अदालतों में पेश होने के लिए, हम इनको तब भी प्रोटोकॉल देते हैं। जब भी आया है लाहौर वो असले के साथ खुद, कभी आपने किसी चीफ मिनिस्टर को क्लाशनकोव के बट के साथ वैगनी तोड़ते देखा है? कौन से वजीर आला को देखा आपने? गंडापुर को। और ये पार्टी जब निकलती है ये सिर्फ फसाद करने के लिए निकलती है। कोई एक पुरअमन मुझे वाकया बता दे जो जिसके अंदर इन्होंने पुरअमन जो है वो कोई वाकया किया हो।
अज़मा बुखारी साहिबा की गुफ्तगू भी आपने सुनी। गुफ्तगू तो उनकी दुरुस्त थी, जो वो कह रही हैं वो हकीकत पर मबनी है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी। वेलकम टू शो कहेंगे आप। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, यकीनी तौर पर जो अज़मा साहिबा कह रही हैं वो दुरुस्त भी है। बड़के तो बड़ी बड़ी मारी जाती हैं अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, और अगर वो पेशी के लिए भी आते हैं तो साथ उनके गनमैन या उनके जो साथ में एहलकार होते हैं वो गन्ने पकड़ कर और एक असले की नुमाइश करते हुए नजर आते हैं। और डी चौक वाला वाक़या भी हमें याद है। अगर हम इस तरफ भी आ जाएं कि अब एहतजाज की कॉल दोबारा से दी जा रही है, मुज़ाकरात की कॉल है या एहतजाज की कॉल है, 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पिछला अगर हम वाक़या याद करें तो उसके अंदर भी अली अमीन गंडापुर साहब भागते हुए नजर आए। उसके बाद वो आवाम को इकट्ठा करते हैं और फिर एकदम से बीच में से गायब हो जाते हैं। इस बार क्या आप देख रहे हैं? देखिए, बानी पीटीआई ने तो ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी सूबाई हुकूमत के मामलात पे तवज्जो दें और वो तहरीक को लीड नहीं करेंगे। ठीक है। और तहरीक को लीड करने के लिए सलमान अकरम राजा समेत बाकी लोगों को, उमर अयूब को कहा गया था। अब ये जो अपना अली अमीन गंडापुर साहब आए हैं, मुझे लगता है कि तहरीक से ज़्यादा जो अभी सेनेट के इंतखाबात होने हैं ये उसमें दिलचस्पी रखते हैं। पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकातें, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से मुलाकातें, अपनी मतलूबा नशिस्तें ये हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये एहतजाजी तहरीक को लीड नहीं कर रहे अभी तक। तो ये अभी जो पार्लिमानी वफद लेकर आए हैं, इससे ये कहना कि ये कोई एहतजाजी तहरीक को लीड कर रहे हैं या इस तरह का क्लेम करना, वो बात दुरुस्त नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये पीटीआई का डायलेमा भी है और ये उनके पास एक स्पेस भी है कि वो ये कहते हैं कि डायलॉग हम उनसे करेंगे जो फैसला साज है। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। पाकिस्तान में जो फैसला करने वाले हैं वो हुकूमत में लोग शामिल नहीं हैं, वो हुकूमत से बाहर बैठे हुए हैं। इसीलिए जिस वक्त ये आज की हुकूमत बानी पीटीआई के दौर में मुज़ाकरात करती थी तो वो भी जनरल बाजवा के साथ ही करती थी, वो कोई इमरान खान के साथ तो नहीं करती थी। ये हमारी पॉलिटिक्स का एक डायलेमा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहरहाल फैसला कून कुव्वत रखती है, इसीलिए वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आपको हुकूमत से करने हैं। हुकूमत किस तरीके से उनका एजेंडा मानेगी? मिसाल के तौर पर बानी पीटीआई ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की अदालती कमीशन बनाया जाए, हुकूमत तो उससे इनकारी है। वो कहते हैं कि इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, हुकूमत उससे इनकारी है। वो कहेंगे कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ, वो उस हुकूमत उससे इनकारी है। वो ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ जो सियासी मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ, हुकूमत उससे इनकारी है। तो हुकूमत से मुज़ाकरात की जो नोयत है वो समझ से बाहर है। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये मुज़ाकरात का खेल चलने वाला नहीं है, एक बात। और इस्टेब्लिशमेंट भी फ़िलहाल इस स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है पीटीआई को, जो पीटीआई के साथ मामला चल रहे हैं। तो इसलिए एक बंद गली के अंदर तो है, और शायद इसी वजह से बानी पीटीआई ने 5 अगस्त की डेडलाइन दी है कि जी हम वहाँ से अपनी नई तहरीक का आगाज़ करेंगे। लेकिन तहरीक के आगाज़ से पहले हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई का जो दाखिली इंतशार है वो बहुत बढ़ गया। अच्छा, उसी की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने 5 अगस्त की तारीख दी है, और हम देख रहे थे कि जो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पीटीआई की आलिया हमजा जो है, आलिया हमजा ये कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है ये 90 दिन का अल्टीमेटम कहाँ से आया, ये प्लान कहाँ से आया है। जब 5 अगस्त की बानी पीटीआई की जानिब से तारीख दे दी गई थी तो फिर ये प्लान कौन तरतीब दे रहा है? अब जिस इंतशार की आप बात करें, नज़र तो ये आ रहा है कि पार्टी बटी भी नज़र आ रही है। लेकिन आप ये बात कर रहे थे कि जो भी अब एहतजाज होगा या जो भी पार्टी को लीड करेगा वो होंगे अकरम अली राजा साहब या सलमान अली राजा साहब। अब अकरम अली राजा साहब कल अपनी कॉन्फ्रेंस के दौरान कह चुके हैं कि आलिया हमजा साहिबा क्योंकि बिजी थी इसलिए वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकी। बाद में आलिया हमजा साहिबा कहती हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। ये जो इख्तलाफात हैं और ये लग रहा है कि पार्टी के अंदर भी एक पार्टी बन चुकी है। देखिए, पार्टी के अंदर एक पार्टी नहीं बनी, कई तरह के ग्रुप बन चुके हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ग्रुप है अली अमीन गंडापुर साहब का, और एक उनका मुखालिफिन का ग्रुप है। एक जो है अलीमा खान जो है वो इस वक्त लीड करती हुई नज़र आती हैं बहुत से मामलों पे, हालांकि उनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, लेकिन वो बहुत से अमूल में मुदाखलत करती हैं। इसका इजहार जो है पीटीआई की दीगर लीडरशिप ने भी किया है। इसी तरीके से एक वो आतिफ खान साहब का ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा में जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ है। फिर एक बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं वो एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा उनके साथ हैं। तो इस तरह की पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी तो बहुत है, और यही वजह है कि जो तहरीक चलाने की जिस वक्त बात की जाती है, इस ग्रुप बंदी में, इस इंतशार में, इस टकराव के अंदर, इस तलखी के माहौल में जब एक दूसरे पर अदम एतमाद बहुत ज़्यादा हो तो लोग तहरीक के लिए कैसे तैयार होंगे? क्योंकि आपका तंजीमी ढांचा भी इस वक्त मफरूज हुआ है। अरकाने जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली हैं पीटीआई के, वो भी बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत जो है वो होगी तो बस बानी पीटीआई करेंगे। और ये जो माइनस बानी पीटीआई का जो मामला है उसमें भी पीटीआई के अंदर इत्तफाक नहीं है, और मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि लीड बहरहाल बानी पीटीआई करेंगे। तो इसलिए इस सारे कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें तो ये पीटीआई कैसे एक बड़ा सियासी दबाव डाल सकेगी
ये एक सवालिया निशान है मेरे नज़दीक। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है जो PTI के लिए बहुत फेवरेबल हो, क्योंकि अगर ये तहरीक चलाने की बात भी करेंगे तो पंजाब हुकूमत खड़ी हुई है, वो ताकत के जोर पर उनको रोकेगी जैसे पहले रोका गया था। इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट अभी तक कोई उनके लिए स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारी सूरत हाल PTI के हक़ में तो नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या PTI का वोटर इस दाखिली इंतशार के बावजूद क्या बानी PTI की अपील पर बाहर निकलेगा, और अगर निकलेगा तो हुकूमत उसके साथ क्या सलूक करेगी, वो खुद अपने साथ क्या सलूक करेंगे, उनकी पार्टी का जो टकराव है वो क्या सलूक करेगा। तो इसलिए काफ़ी इफ़ एंड बट्स हैं इस वक्त PTI की सियासत के हवाले। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक बात कही है कि सेनेट की सीटें लेने के लिए, पंजाब की सेनेट की सीटें हासिल करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ये सारा खेल रच रहे हैं, जो कि 90 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया। अगर उन्हें मुलाकातें ही करनी है सेनेट के मेम्बरान से तो वो डायरेक्टली आके मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर वो कर सकते हैं, पंजाब के अंदर वो डिफरेंट जगहों पर जाएँ और मुलाकातें कर लें। फिर 90 दिन के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाना, कारकुनान को बुलाया जाना, और क्या आलिया हमजा साहिबा से मुखालफत मोल लेकर क्या वो ये कामयाबी हासिल कर पाएंगे? देखिए, आलिया हमजा से ज़्यादा अगर वो बानी PTI की स्ट्रेटजी से डिफरेंट चल रहे हैं तो फिर तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है अली अमीन गंडापुर का। अगर बानी PTI जो है अली अमीन गंडापुर के झंडे के साथ खड़े हैं तो वो एक और बात है। आलिया हमजा इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं नज़दीक। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो 90 दिन की जो बात की है, इसका मतलब क्या है कि एक मोमेंटम क्रिएट किया जाए 5 अगस्त से पहले। वो चाहे अली अमीन गंडापुर साहब करें, चाहे आलिया हमजा करें, सलमान अकमल राजा करें, कोई और करे, ये इनका राइट है। अगर वो एक पॉलिटिकल दायरे कार में रहते हुए, कानूनी दायरा कार में रहते हुए अपनी सियासी सरगर्मी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। लेकिन इसके लिए जो एक लार्जर मोबिलाइजेशन चाहिए, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप अपने इख्तलाफात तो भुलाएं। ये ना हो कि आलिया हमजा कह रही है कि मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं मसरूफ़ हूँ, और ये कह रहे हैं कि वो मसरूफ़ हैं। तो इस तरह का अब देखिए ना, पंजाब में आ रहे थे अली अमीन गंडापुर, उनका काम ये नहीं था कि वो अपनी पार्टी की जो पंजाब की क़यादत है उनके साथ बैठते, उनको इत्तेमाद में लेते, उनसे बातचीत करते, वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होती। आलिया हमजा वो नहीं है, तो इसका मतलब है आपने उनको साइड लाइन लगा दिया, इसलिए कि आप आलिया हमजा को पसंद नहीं करते, आलिया हमजा किसी को पसंद नहीं करती। तो जब एक ऐसे माहौल में पार्टी को यूनाइट होना चाहिए था, वहाँ पार्टी अगर तकसीम होगी तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा जो PTI को तकसीम होता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये PTI को खुद अपना दाखिली एहतसाब करना चाहिए कि वो इस वक्त जो पॉलिटिक्स कर रही है उसका नतीजा उनके हक में कैसे निकल सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ये भी साथ कहते हैं कि 90 दिन का अल्टीमेटम जो हम दे रहे हैं उसमें आर होगा या पार होगा, या तो हम सियासत करेंगे या फिर हम सियासत से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। और इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि हो सकता है कि PTI का ये आखिरी एहतजाज हो या आखिरी कॉल हो? जी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि अगर इस दफ़ा PTI को कोई रिलीफ ना मिला तो PTI के अंदर जो है, ख़ासतौर पर बानी PTI के जो हामी हैं, उनकी सोच ये है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाए और KPK की हुकूमत से भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया जाए और पंजाब से भी और कौमी असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा दिया जाए। फिर एहतजाजी सियासत ही जो है ना उसको बेस बनाया जाए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में उनको स्पेस नहीं मिलनी और पार्लियामेंट के ज़रिए उनके मसले हल नहीं करने तो मसला तो फिर आगे हल नहीं हो सकेगा। देखिए ना, PTI के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर वो भी बानी PTI को रिलीफ नहीं दिलवा रहे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के बावजूद, और सिर्फ बानी PTI नहीं, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अगर इनको रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर इनके ताल्लुकात की क्या अहमियत है? इसका मतलब है कि फिर 26वीं आईनी तरमीम में अपने आप को पेश भी किया है, 26वीं आईनी तरमीम में जिन्होंने गवर्नमेंट के हक में फैसला दिया अपना, उनको तो निकाल दिया गया, भी निकाल दिया गया है। ये तो फैसला PTI ने बहुत अच्छा किया है। इससे तो पहले अपनी स्ट्रेंथ कमजोर नहीं कर रहे। देखिए ना, एक असूल भी तय करें। आपको याद होगा एक ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने अपने 25 के करीब अरकान जो है निकाल दिए थे पार्टी से, जिन्होंने वोट किसी और को दिए थे। देखिए, ये रिवायत आपको कायम करनी पड़ेगी पार्टी के अंदर। अगर आप पार्टी वोट के ऊपर इलेक्ट होकर आए हैं और आप चाहे कमज़ोर हो जाए उन लोगों को निकालने के बावजूद, लेकिन मिसालें कायम करें। यही पीपल्स पार्टी को भी करना चाहिए, यही PMLN को भी करना चाहिए, ये बाकी जमातों को भी करना चाहिए कि जो लोग पार्टी से वफादारी निभाने की बजाय गद्दारी करते हैं और छुप कर या कुछ लालच की बुनियाद के ऊपर, धौंस धांधली की बुनियाद पर पार्टी वफादारी को तब्दील करते हैं, तो उनका पहला राइट ये है कि पहले वो इस्तीफा दें और फिर जाए। तो मैं तो इस फैसले की हिमायत करता हूं जो 5 लोगों को निकाला गया, इससे पहले भी निकाला गया, चाहे उससे पार्टी कमज़ोर होती है हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने, देखिए ना, कुरान पे जिन्होंने हलफ दिया हो और जिन्होंने कुरान जो एक ऐसी मुकद्दस किताब है उस पर हलफ देकर अगर आप मुकर जाते हैं तो आप बाकी जमातों के साथ क्या करेंगे? जब बाकी जमातों में जा रहे हैं, कल वहाँ पे भी उनके हालात ख़राब होंगे, आप उनको भी छोड़ देंगे। तो ये जो लोटा क्रेसी है, ये जो वफादारियाँ तब्दील करने का खेल है, ये कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगना चाहिए ना। और इसमें मसला सिर्फ PTI का नहीं है, सारी जमातों को ये चैलेंजेस पेश आते हैं कि जब वो मुश्किल में होते हैं
तो ये लोग जो है पार्टी छोड़कर आगे हो जाते हैं। बड़े बड़े सीनियर सियासतदान ऐसे करते जी, हैं, जी। जब अपने मुफादात देखते हैं तो पार्टी बदल लेते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के बेटे बच्चे उनके मिलने के लिए, मुलाकात के लिए आना चाहते हैं, कि क्या मुलाकात हो पाएगी उनकी, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए, और पहली क्या बात वो तो ये तहरीक है का कि- हिस्सा भी बनेंगे, क्या सूरत हाल आने देखिए, वाले पहली दिनों बात तो में ये कि ये उनका हक है, वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, तो मिलने की हद तक तो मुझे कोई मज़ायका नज़र नहीं आता, और ना हुकूमत शायद उसमें कोई रुकावट पैदा करे। एक बात। अब जहाँ तक तहरीक को लीड करने की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि वो तहरीक को लीड करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म का लबो लहजा राना सनाउल्लाह ने और कुछ बाकी वफाकी वज़रा ने इख्तियार किया है, उसके बाद जमाइमा नहीं चाहेंगी कि उनके बच्चे पाकिस्तान में जाएँ और किसी सियासी मुश्किलात का शिकार हो जाएँ और वो गिरफ्तार हो जाए। एक बात। दूसरी बात यह कि उनके आने के ऊपर भी सियासत हो रही है, यानी जमाइमा खान जो है वो चाहती नहीं है कि उनके बच्चे पाकिस्तान जाएं, ठीक है, इस हद तक जाएं कि वो मिल के आ जाएं। लेकिन जो अलीमा खान है वो चाहती है कि उनके बच्चे पाकिस्तान में आएँ और अमली सियासत के अंदर ज़रा थोड़ा सा कदम रखें और लीड करें, ताकि अलीमा खान की पोजीशन जो है वो ज़्यादा भी मजबूत हो। बुशरा बीबी भी नहीं चाहती कि उनके बच्चे पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, तो ख़ानदान के अपने अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है उनके आने और ना आने के ऊपर। और अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि वो आ रहे हैं, लेकिन वो पहले अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में जाकर वो एक कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं अपने वालिद के हक़ में वहाँ के कांग्रेस के लोगों से। और अगर वो आएंगे तो वो अकेले नहीं आएंगे, फिर उनके साथ कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन भी आएंगे और उनके साथ वहाँ से इंटरनेशनल मीडिया भी आएगा, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और ह्यूमन राइट्स के लोग भी आएंगे। तो ये 20, 25, 30 लोगों का डेलीगेशन होगा। जब वो पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान में उनको कोई रोकेगा नहीं। तो ये मैं फिर आपको एक बता रहा pressure built हूँ, ये होगा। मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, फिर उनको कोई रोकेगा नहीं। तो फिर ये समझते हैं कि फिर एक प्रेशर बिल्ट होगा, क्योंकि अगर प्रेशर आप कह रहे हैं देखिए, कांग्रेस के अरकान भी साथ आएंगे, आजकल मीडिया जो भी प्रेशर आएगा। आजकल जो प्रेशर बिल्ड होता है ना, वो जलसे जुलूसों से नहीं होता। प्रेशर बिल्ड होता है मनूवरिंग के साथ। और कहा यह भी जा रहा है कि इंटरनेशनल फोर्सेस के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दे रहे हैं कि अनफ इज़ अनफ, अब काफ़ी हो गया है, इमरान खान के बारे में आप एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। तो अब वो दरमियानी रास्ता क्या होता है, उसमें बानी पीटीआई कितनी लचक दिखाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कितनी लचक दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि इमरान खान के बच्चे अगर पाकिस्तान आएंगे तो वो किसी पॉलिटिकल आइसोलेशन में नहीं आएंगे, कुछ गारंटी के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे ताकि उनके लिए कोई रुकावट ना बने। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर खान साहब के बच्चे, जाहिर है कि वो अपने साथ एक बड़ी सिक्योरिटी लेकर आएंगे और तहफ़्फ़ुज़ात जो है उन्हें वो यहाँ पर नहीं होंगे। वो अपने वालिद से मिलने का हक भी रखते हैं और यकीनी तौर पर आना चाहिए। लेकिन PTI का आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या होने वाला है, ये आने वाले 90 दिन तय करेंगे या फिर 5 अगस्त की तारीख तय करेगी, जब इजलास की तहरीक की कॉल दी गई है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करते हैं। आजकल यूट्यूब से पैसे कमाने का रुझान जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म का कंटेंट जो है वो डाला जाता है और उसके बाद यूट्यूब जो है उससे पैसे आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ सालों में बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने लाखों और करोड़ों रुपए भी कमाए हैं। उन्हें देखकर बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमाने का ऑप्शन अपनाया है। बहुत सारे लोगों को इसमें कामयाबी भी मिली है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें नाकाम भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसमें कामयाब हुए हैं। अब जो यूट्यूब के अंदर मोनेटाइजेशन के अंदर तब्दीलियाँ लाई गई हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। उसके अंदर अब क्या कुछ कहा जा रहा है कि नई मोनेटाइजेशन के अंदर जो तब्दीलियाँ की गई हैं, तख्लीक़कारों के लिए जो कमाई के कवानीन है उसमें 15 जुलाई तक जो है उसका इतलाक़ हो जाएगा और उसके अंदर जो तब्दीलियाँ की गई हैं अब वो वीडियोज़ कारआमद नहीं होंगी जिनके अंदर आप फिज़िकली ख़ुद आपकी अपीयरेंस मौजूद नहीं है, या फिर वो लग रहा है कि वो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो डाली गई है वो ख़ुद से नहीं बनाई गई है। तो वो यूट्यूब वीडियो जो है वो आपको अब पैसे कमा कर नहीं देंगी, बल्कि मोनेटाइजेशन नहीं हो पाएगी। वो कौन सी वीडियोस हो सकती हैं जो ख़ुदकार तरीके से तैयार की जाती हैं या जिनमें कोई ज़ाती या असल अंदाज शामिल नहीं होता, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक वकास सईद डिजिटल एक्सपर्ट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको वकास। सबसे पहले हम इसी पे आ जाते हैं कि वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ की गई हैं जिनके ज़रिए अब मोनेटाइजेशन मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनके चैनल्स मोनेटाइज हैं और वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब आगाज़ करना चाहते हैं या जिन लोगों ने अब आगाज़ किया है, जिन्होंने अब कुछ वीडियोस डाली हैं या जिनका अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो सबसे पहले उन्हीं पर आ जाते हैं कि इतलाक़ तो बताया जा रहा है कि 15 जुलाई से होगा, लेकिन कौन कौन सी तब्दीलियां इसमें की गई हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। तो YouTube का एक प्रोग्राम है जिसको YouTube पार्टनर प्रोग्राम कहते हैं, और हमारे लिए पाकिस्तान में एक सबसे अच्छी खुशाइन बात यह है कि YouTube के ऊपर एक आम पाकिस्तानी भी हम देखते हैं कि बड़े कॉमन सिटीजन्स भी, जिनकी ना एजुकेशन उतनी अच्छी होती है, ना उनका रहन सहन उतना अच्छा होता है, ना उनको इतनी सहूलियात मैसर होती हैं, वो भी YouTube पे मोनेटाइजेशन करके अच्छा अपना लिविंग स्टाइल इम्प्रूव कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो YouTube का जो पार्टनर प्रोग्राम है वो उसकी चंद एक पॉलिसीज़ हैं
जो पॉलिसीज मेक श्योर करती हैं कि यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अब ये जो 15 जुलाई यानी कल से जिस पॉलिसी का इतलाक हो रहा है, आपने देखा कि नवंबर 2022 के बाद जब से चैट जीपीटी आया और एआई टूल्स की हम एक भरमार देख रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएशन में उतनी ज़्यादा आसानी आ गई है। लेकिन जितनी ज़्यादा आसानी आई है उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने ऐसा कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया जिसको यूट्यूब दो ज़ुबानों में कहता है। एक उसको लफ्ज़ उससे ताबीर करता है वैल्यू, और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है ओरिजिनलिटी। तो ओरिजिनलिटी ये चीज़ होती है कि वो कंटेंट आपका अपना कंटेंट, किसी का चुराया हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एआई से बहुत ज़्यादा लोग डुप्लीकेट चीज़ें बना रहे हैं, यानी कि मैं भी उस एआई टूल से चीज़ बना रहा हूँ, आप भी उसी टूल से वही चीज़ बना रहे हैं, तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है वैल्यू, कि मुझे उस कंटेंट को देख के कोई वैल्यू, कोई एंटरटेनमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ मिलना चाहिए। तो इस पॉलिसी का जो मतलब है वो सिर्फ एआई टूल्स पे नहीं है कि कोई भी एआई टूल होगा उसकी वो एआई से वॉइस ओवर करवाया हुआ है या एआई की तस्वीरें यूज़ की हुई हैं उसका वो खराब हो जाएगा चैनल, ऐसा नहीं है। वो चैनल जो एआई से ऐसे चैनल बनाए गए हैं जिसमें अजीबोगरीब जैसी आवाज़ें, फेक जैसी सिंथेटिक वॉइस यूज़ की गई है या उसकी कोई साइंस नहीं बन रही। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बच्चों की वीडियोस आती हैं, वो कैट्स वाली वीडियोस, एनिमेशंस वाली। अब उसमें कोई स्टोरी नहीं अगर होती ना तो वो फिर खराब वो मामला है, लेकिन अगर उसमें कोई स्टोरी है तो फिर वो चीज़ चल जाएगी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यही इज आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि वकास बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम्स, बच्चों के यूट्यूब के ऊपर हम देखते हैं कार्टून्स या एनिमेशन वाली वीडियोस जिनके ऊपर वॉइस ओवर भी ऐसा ही लगता है जैसे आप भी कह रहे हैं कि क्रिएटेड होता है या एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो वॉइस ओवर्स किया जाता है। तो क्या अब वो चैनल्स अगर लोग बना रहे हैं या बन चुके हैं तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे? इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें वॉइस ओवर्स जो होते हैं ना, अब एआई इतने मैच्योर हो चुके हैं, एआई अब से तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले जितने भी वॉइस ओवर वाले एआई थे, यानी कि मैं अपनी आवाज़ यूज़ नहीं करना चाहता, शायद मेरे इदारे की वजह से कोई पॉलिसी है या मेरी आवाज़, मुझे लगता है कि मुझे अपनी आवाज़ को छुपाना चाहिए, तो उसके लिए हम एआई टूल्स यूज़ किया करते थे। तो 6-7 महीने पहले के जो एआई टूल्स थे वो बड़ी सिंथेटिक वॉइसेस होती थी, हमें सुन के पता चल जाता था कि एक आम इंसान नहीं है, क्योंकि उसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव, इमोशंस, एक्सेंट, इस तरह की कोई चीज़, टोन भी नहीं होती थी। अब जो एआई टूल है, फॉर एग्जांपल 11 लैब्स एक एआई टूल है जिसके जो फ्री का उसका अच्छा खासा प्लान है, जो फ्री प्लान जो एक अकाउंट पे आप कोई 10-15 वीडियोस उस पर बना सकते हैं। तो उसकी वॉइसेस इतनी ज़्यादा ह्यूमन रियलिस्टिक हैं कि उसके अंदर इमोशंस भी ऐड हैं। तो अगर आप कोई अच्छा एआई टूल इस्तेमाल करेंगे तो यूट्यूब को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब सिर्फ ये कहता है कि आपकी वीडियो से अगले शख्स को वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट की शक्ल में हो, चाहे इंफॉर्मेशन की शक्ल में। अच्छा, तो वैल्यू की बात हो रही है, जो यूट्यूबर्स व्लॉग्स बनाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को सुबह उठा क्या हमने किया, हम कब हमने टूथब्रश किया, हमने नाश्ते में क्या खाया, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, तो ये कंटेंट जो लोग बना रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसी से पैसा कमा रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या उनके ऊपर भी कोई बंद लगाया जाएगा? यूट्यूब उनकी कमाई में भी कोई कमी लाएगा? हम ह्यूमंस की जब बात करते हैं तो हम सोशल एनिमल्स हमें कहा जाता है। तो व्लॉगिंग और पर्सनल लाइफ व्लॉगिंग एक ऐसी नीश है, कता नज़र इसके कि हमारे व्लॉगर्स के ऊपर हमारे मुआशरे में थोड़े से क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप इस तरीके से कुछ अपनी घर की चीज़ें भी दिखा रहे होते हैं, विच यू शुड नॉट शो, क्योंकि हमारी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं। उनसे कता नज़र होकर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो फैमिली व्लॉगिंग थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन व्लॉगिंग इन टर्म्स के एक शख्स अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहा है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ दिखा रहा है, दैट इज़ समथिंग कि ये एवरग्रीन नीश है, लोग इसको देखना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसका ट्रेंड हमेशा रहना है, ये एवरग्रीन चीज़ है, लेकिन उसमें हमें अपनी सोसाइटल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करना चाहिए ताकि हम इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अच्छा, वही बात वकास के ये कल्चरल वैल्यू तो पाकिस्तान के अंदर है, मुसलमानों के लिए है, हमारे यहाँ का कल्चर ये है कि कुछ हदूद हैं, कुछ मुकर्रर कर दी गई हैं, लिमिट्स हैं कुछ, लेकिन क्योंकि यूट्यूब के लिए वो लिमिट्स हो सकता है कि वो ज़्यादा उनको ना देखा जाए या उनके ऊपर गौर ना ज़्यादा किया जाए, उन इखलाकी गिरावट के ऊपर जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे यूट्यूबर्स ने अपना ली हैं इस वक्त। तो उनको आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो यूट्यूबर्स, उनको बंद नहीं किया जाएगा, वो वैसे ही पैसा कमाते रहेंगे वीडियोज़? क्योंकि आपने वैल्यूज़ की बात की थी कि क्या कोई अच्छा कंटेंट देने वाली वीडियोस हैं, तो ये अच्छा कंटेंट बनाने वाली वीडियोस तो नहीं है लोगों कि आप कह रहे हैं, क्योंकि ये देखा जाने वाला है और ये हमेशा चलता रहेगा और इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। जी, इसमें वैल्यू बेसिकली जो लोगों को मिल रही है वो एक एंटरटेनमेंट मिल रही है, बिकॉज लोग आप अगर देखें तो ये जो फैमिली व्लॉगिंग या फैमिली व्लॉगिंग भी ना कहें, जो व्लॉगिंग है, जो हम लोग पर्सनल लाइफ अपनी दिखाते हैं,
ये लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं? बिकॉज जब हम अपनी एक लाइफ में एक सर्कल में चल रहे होते हैं, लाइक मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ है, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ होगी, मेरी एक चंद फ्रेंड्स के साथ लाइफ होगी, बट इससे बाहर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है एंड आई एम ऑलवेज क्यूरियस। मेरे अंदर एक तजस्सुस होता है कि मैं देखूं कि दुनिया में और क्या चल रहा है, बाकी लोगों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। तो अगेन हम सोशल बीइंग्स हैं, तो जब हम दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को देखते हैं तो उससे में एक हमारे ब्रेन को कुछ एंटरटेनमेंट मिलता है, हम दूसरे लोगों को एक्सपोजर में उन लोगों का मिलता है। तो दैट इज़ समथिंग कि एक सोशल बीइंग्स होने की हैसियत से वो जो एक वैल्यू हमें मिल रही है, जो एक सेंस हमें मिल रही है, ये एवरग्रीन और ये पीपल एंड सोसाइटी वाली ये कैटेगरी है यूट्यूब के ऊपर, जिसको यूट्यूब ये चीज़ कहता है। तो इट इज़ एन एवरग्रीन नीश और मुझे नहीं लगता कि ये नीश कभी भी इन नियर फ्यूचर ये ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल ठीक, अब परेशान होने की ज़रूरत है इस लिहाज से नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मलिक वकास सईद डिपार्ट। और जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं वो इस तरह की तब्दीलियाँ हैं कि अगर आप ख़ुदकार वीडियोस बना रहे हैं, यानी कि आप रोबोटिक इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर आपको मोनेटाइजेशन में थोड़े से मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई मसाइल नहीं है। जो यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं वो इसी तरह से पैसा कमाते रहेंगे। बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं यूट्यूब से। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस मोटरसाइकिल सवार की जिसने खुद को आग लगाकर एक कारनामा सर अंजाम दिया है और 1450 फीट का फासला तय किया है और आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 41 साल ये शख्स है और ये फायर फाइटर है जिसने यकीनी तौर पर एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, खुद को आग लगाई है और उसके बाद फिर एक लंबा फासला 1450 फीट का एक लंबा खासा लंबा फासला होता है जिसको उसने तय किया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस तरह का स्टंट आप मत कीजिएगा क्योंकि इस तरह का स्टंट करने वालों की बहुत प्रैक्टिस भी होती है और फिर बहुत सारे उन्होंने अपने साथ इस तरह के कूलिंग पैड्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं जिसकी वजह से उन्हें हार्म नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आप घर पर या अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस तरह के स्टंट करने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर आप जुलस जाएंगे। इसलिए इस तरह की कोई भी स्टंट को घर पर प्रैक्टिकली करने से आप बाज रहिएगा। दिलचस्प खबर थी इसलिए हमने आपके साथ शेयर की क्योंकि ये आप अपना नाम जो है वो रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम बाकी है और इसमें बहुत सारे दीगर अहम इशूज़ होंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर की, जिनका घर है आबाई घर और उसे अब मुरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए उसका आगाज़ किया गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, क्योंकि सूबे में सकाफती विरसे बहाली और ताज़ीन व आराइश का फैसला किया गया है। तो इस हवाले से पेशावर के इलाके में जो किस्सा खानी बाज़ार है उसमें मौजूद है बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकारों का अपना आबाई घर, जो कि दिलीप कुमार और राज कपूर साहब का आबाई घर है। उसकी अब मुरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 3 करोड़ 38 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं हुकूमत की जानिब से और जिस पर काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। हम जानते हैं हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे फहद हुसैन। फहद हुसैन, बताइएगा कब तक ये काम शुरू कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से फ़ैसला सामने आया है जिसमें जो सूबे के सकाफ़ती विरसे है उसकी बहाली और तामीर नौ का फ़ैसला सामने आया है। इस ज़मन में जो पेशावर किस्सा खाने में मौजूद बॉलीवुड के जो लेजेंडरी अदाकार है दिलीप कुमार और राज कपूर के जो आबाई घर है उसकी तामीर नौ और बहाली का फ़ैसला किया गया है जिसके लिए हुकूमत की जानिब से 3 करोड़ 38 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा ये पिछली हुकूमत में भी इन घरों की जो बहाली और तामीर नौ का फ़ैसला हुआ था, ताहम वो जो मनसूबा था वो इल्तिवा का शिकार था। ताहम मौजूदा हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अब पेशावर में जो मौजूद दिलीप कुमार और राज कपूर जो बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार है उनके जो आबाई घर है जो इंतहाई मखदूश हालत में मौजूद है और आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं जो राज कपूर का घर है वो इंतहाई मखदूश हालत में मौजूद है। हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमत की जानिब से ये सामने आया है कि अब सूबे में जितने भी सकाफ़ती विरसे हैं उनकी बहाली की जाएगी। इस ज़मन में जो पेशावर में जो ये दोनों घर है ये इंतहाई मखदूश हालत में है, इसकी बहाली के लिए हुकूमत की जानिब से 3 करोड़ 38 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं और जल्द ही ये दिलीप कुमार और राज कपूर के जो आबाई घर है उनकी तामीर
तामीरानों और बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। बिल्कुल जी ठीक, बहुत शुक्रिया फहद हुसैन, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। और इन घरों की अब ताज़ीन व आराइश की जाएगी, इनकी मरम्मत की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही मखदूश हालत में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जिसके बारे में सब इंतज़ार कर रहे होते हैं और सभी मुंतज़िर होते हैं कि जल्द से जल्द बताया जाए कि उनका यह हफ्ता कैसा रहेगा। फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है, बहुत कुछ लोगों को नई जॉब चाहिए होती है, नई जॉब में स्विच करें या ना करें, शादियाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या कुछ बेहतर रहेगा, किस सितारे का के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा और कौन सा सितारा गर्दिश करता रहेगा इस हफ्ते, जानेंगे। हमारे साथ उनसा शाह मौजूद हैं, माहिर इल्मे नजूम। वेलकम टू शो कहेंगे उनसा शाह आपको। उनसा, क्या बताती हैं सितारों का हाल आप, और कौन सा सितारा इस बार इस हफ्ते अच्छा रहेगा और कौन सा सितारा थोड़ा गर्दिश करता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है, गुड मॉर्निंग, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, एरीज से शुरू करते हैं। पहला जो ज़ोडिक साइन है एरीज है और कार्ड आया है उसके लिए 6 ऑफ सोर्ड का। तो एरीज वालों का जो भी काम, ऐसे काम जो इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। जिन कामों में डिलेज आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, काम नहीं हो पा रहे थे, जिनमें बहुत मुश्किलात उनको पेश आ रही, चाहे वो सेहत हो, चाहे कारोबारी मसला हो, चाहे शादी का मसला हो या नौकरी का मसला हो, वो हल हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड होता है हीलिंग का कार्ड। और जो भी परेशानी है एरीज, वो इस हफ्ते जो है वो दूर हो जाएगी। तो आसानियां नजर आ रही है एरीज वालों की जिंदगी में। इस हफ्ते आसानी वाला हफ्ता होगा, मुश्किलात से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवल भी हो सकता है, सफर भी हो सकता है। अगर सेहत सही नहीं रहती तो एरीज वालों की सेहत भी अच्छी रहेगी। अब टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उनको बहुत एहतियात करनी है। टॉरस वालों को पैसों से रिलेटेड, पैसे कहीं इस हफ्ते इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो भी नहीं, कोई मकान खरीदना है, कोई दुकान खरीदनी है, कोई जमीन खरीदनी है, तो आपने इस हफ्ते ऐसा कोई काम नहीं करना है। किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। कहीं पे पैसे जो है कोई भी ऐसी स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, कोई भी आप सेविंग कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत एहतियात करनी है। वहां पे आपको नुकसान भी हो सकता है और धोखा भी हो सकता है। तो पैसों के मामलात में टॉरस वालों को बहुत एहतियात करने की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं जेमिनाई वालों की। जेमिनाई वालों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ अपने जो भी पर्सनल मामलात हैं, चाहे कारोबारी मामलात हों, चाहे घर के मामलात हों, चाहे आपकी लव लाइफ के मसले हों, चाहे शादी के मसले हों, शादीशुदा लाइफ के मसले हों, आप अपने हद तक रखें। अगर दूसरों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे तो फिर आपको नुकसान पहुंचेगा। थोड़ा सा जेमिनाई वालों के ऊपर जो है नजरे बद का भी असर मुझे फील हो रहा है। तो उनको जो है वो अपने जो खरीदारी करते हैं या फिर कोई भी ऐसा उनकी फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं, जो फ्यूचर के गोल्स हैं, वो अपने हद तक रखें। आप हर जगह अगर बता देते हैं, शेयर करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वालों के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ये हफ्ता जो है कैंसेरियन का कोई नया काम शुरू हो सकता है, नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बात पक्की हो सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है और हो सकता है कि कोई ट्रैवल भी आ सकता है, कोई नए दोस्त बन सकते हैं। कह रही है नए रिश्ते का आगाज हो सकता है, पुराने रिश्तों को छोड़ देंगे? नहीं, पुराने रिश्ते भी साथ साथ चलेंगे, लेकिन ये है कि जैसे अब जाहिर है नया रिश्ता मतलब ये है कि कहीं पे कोई शादी का वो जो सिचुएशन बन सकती है। और अगर जाहिर है अगर कोई तलाक वगैरह हुई है या वो हो सकता है कि एक जगह पे आपका रिश्ता खत्म हुआ है और नई दूसरी जगह पे न्यू बिगिनिंग हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी के लिए बहुत परेशान है, उनके लिए कोई रिश्ता या वो किसी नए रिश्ते में बनते हुए नजर आ रहे हैं, या कोई नया दोस्त बन सकता है। पुराने दोस्त तो मौजूद होंगे लेकिन किसी नए दोस्त रिश्ते में बन सकते हैं। कोई नया कारोबार शुरू हो सकता है, कोई नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जबरदस्त। अब हम बात करते हैं लियो की। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो लियो वालों से लोग हसद बहुत करते हैं, बहुत जेलसी है। कोई नई चीज खरीद लें, कोई नई चीज पहन लें, या कोई नई नौकरी या कोई भी ऐसा
कोई भी तो मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने नजरों में उनको रखा हुआ है और हसद बहुत ज्यादा है। बहुत तो ज्यादा थोड़ा सा अपने लिमिटेड करें, अपने प्रोफाइल सर्कल को को थोड़ा सा लो रखें। जी, अपने सर्कल को भी कम रखें और अपने प्रोफाइल को लो रखें, मतलब इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ठीक है। इनको अपने कारोबारी मामलात, फाइनेंशियल मामलात में भी एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। ओके वर्गों की बात करते हैं, वर्गों वालों के लिए जो कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। खूब पैसा आएगा इस हफ्ते वर्गों वालों के पास वाओ और कारोबारी मामलात बहुत अच्छे चलेंगे। इनहेरिटेंस मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या कोई भी जो भी आप कारोबार करते हैं उसमें कोई आपको लॉटरी भी निकल कामयाबी सकती है। मिलेगी। लॉटरी निकल सकती है, पैसा आ सकता है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको तालीम में, एजुकेशन में जो है वो कामयाबी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। फिर ये कार्ड जो है फैमिली बनाने, औलाद की खुशी मिल सकती है जबरदस्त और शादी का भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब लिब्रा की बात करते हैं, यहाँ पर यहाँ अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो लिब्रा वालों का भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। खुशियों है भरा प्रॉस्पेरिटी का हफ्ता होगा, कामयाबी का हफ्ता होगा, स्टेबिलिटी का हफ्ता है। जिन लोगों की लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी होती है या बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उन लिब्रा वालों के लिए हफ्ता बहुत मुबारक रहेगा, बरकत वाला हफ्ता होगा और माशाल्लाह पैसे का फायदा भी आपको कहीं से मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्त जबरदस्त स्कॉर्पियो की बात करते हैं, स्कॉर्पियो के लिए जो कार्ड है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये गुड न्यूज का कार्ड है, खुशखबरी कोई मिलेगी, अच्छा औलाद उनसे की अब तक गुड न्यूज हो सकती जितने है। स्टार्स मैं देख रही हूँ सारों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरने वाला है इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है इंशाल्लाह हफ्ते की शुरुआत है। हर किसी को उम्मीद होती है कि हमारे बिल्कुल काम जो हैं इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएं। तो अच्छा है कि हफ्ते की शुरुआत में ही गुड न्यूज़ मिल रही है सबको। तो जहाँ पे स्कॉर्पियो की बात करते हैं, स्कॉर्पियो वालों के लिए भी कोई खुशखबरी है, औलाद की खुशखबरी हो सकती है, जॉब की इंटरव्यू हो सकता है, नौकरी मिलती हुई नजर आ रही है, बिजनेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, रिश्ता आ सकता है, कोई आपको ओके डायरेक्ट प्रपोज कर सकता है और यहाँ पर ट्रैवल भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं यहाँ पर। जब भी ओके तलवार का कार्ड आता है तो मुश्किलात होती हैं, तो कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं या फिर डिले हो सकता है। जो काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सफ़र पे जाना है, तो जो आपने प्लान किया है हो सकता है कि आपका सफ़र डिले हो सकता है। सेहत का आपने ख़ास ख्याल रखना है और ठीक उसके है साथ साथ जो है वो ऐसे लोगों से दूर रहना है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा जो बहुत डिप्लोमेटिक होंगे, ओह आपको चीट करने की कोशिश करेंगे, आपसे झूठ बोलने की कोशिश करेंगे और अपना काम निकालने के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। तो तो ऐसे ऐसे लोगों लोग से अगर बचना है आपको फील होते हैं, ऐसी एनर्जीज आपको फील होती हैं, तो ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। ठीक है अब कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन के लिए यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है, बरकत का कार्ड है। तो इस हफ्ते आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होंगी। ये हफ्ता कैप्रिकॉन थोड़ा सा इबादत की तरफ भी आपको रुजू करना चाहिए। इबादत, अल्लाह से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करें। फिर ये कार्ड कमिटमेंट का कार्ड है, इसमें ओके जॉब कमिटमेंट हो सकती है, शादी की कहीं कमिटमेंट हो सकती है। शादी का बहुत अच्छा कार्ड है। फिर मैरिड लाइफ जो है वो बेहतर होगी, औलाद की खुशी नसीब होगी। जबरदस्त एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो एक्वेरियस वालों वेटिंग का कार्ड है, यानी कि अगर आपके काम नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर, जल्दबाजी नहीं करनी है और जल्दी कोई फैसला नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। अगर थोड़ा इंतजार करना पड़ जाता है तो उसमें घबराएं नहीं, बल्कि वेट करें, पेशेंस रखें, सब्र करें। हो सकता है कि काम आपका डिले हो रहा हो और उसमें ही आपकी बेहतरी हो। तो बिल्कुल ठीक अगर है काम थोड़ा सा वेटिंग का कार्ड है कि वेट करें। अगर सफर नहीं हो रहा तो थोड़ा वेट करें। बिजनेस का कोई प्रोजेक्ट शुरू होना है, डिले हो रहा है तो भी तो थोड़ा सब्र वेट करें करें। और वैसे भी नौकरी कहते नहीं हैं मिल सब्र रही का है फल तो थोड़ा मीठा वेट, होता है तो थोड़ा सा वेट कर लें ज्यादा सब्र का बेहतर है फल
इंशाल्लाह मीठा ही होगा। एक्वेरियस की बात करते हैं, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसों की लेन देन रहेगी और ये हफ्ता पैसों के हिसाब से आपको कोई ना कोई फायदा मिलेगा, बिजनेस में ठीक है। कामयाबी होगी, फिर कोई तोहफा आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, यानी कि फैमिली से या किसी दोस्त से आपको गिफ्ट मिल सकता है, फिर ये रिश्ता कोई आपका आ सकता है, शादी के मामलात आपके बहुत अच्छे चलेंगे। पाइसेस की बात करते हैं, पाइसेस वालों के लिए जो कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो पाइसेस वालों का तो सितारा उरूज पे नजर आ रहा है, लक उनका साथ देगी, बस आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है। अपने एंगर को मैनेज करना है, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको बहुत एहतियात करनी है। और उसके है। साथ साथ ये हफ्ता आपका बहुत मसरूफ रहेगा, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत सारे जबरदस्त। काम जो आप करना चाहते हैं वो इस हफ्ते आप कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। खत्म हो गए हमारे साथ उन सब जितने भी हमारे स्टार्स थे सारे कंप्लीट हो गए। जी, जाते सब जाते उनसे complete हो आप गए। बताती जाइए कि अगर कोई जानना चाहता है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है अपने इस हफ्ते के बारे में या अपने हवाले से, तो वो कहाँ पर आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, मुझे कांटेक्ट करना बहुत इजी है। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है उनसा शाह ऑफिशियल के नाम से, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब चैनल्स मेरे मौजूद हैं टैरो बाय उनसा शाह के नाम से। आप जो है वो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मेरा नाम लिखिए, आपके पास चैनल आ जाएंगे। आप बिल्कुल विजिट ठीक। करें, वहाँ पे मेरे तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर बिल्कुल ठीक सकते है। हैं। बहुत थैंक शुक्रिया यू। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद थी और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उनसा बता रही थी आपके सितारों का हाल, आप उससे बहुत रहनुमाई लेंगे और उसी तरह से अपने दिन का आगाज़, अपने हफ्ते का आगाज़ करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जनाब सारा खान, जिन्हें कौन नहीं जानता, मारूफ व मशहूर अदाकारा हैं पाकिस्तान की और ड्रामा इंडस्ट्री में उन्होंने एक नुमाया मकाम हासिल किया है और बहुत ही कम वक्त लगा उन्हें अपना ये मकाम हासिल करने में। बहुत ही खूबसूरत और खूबरू अदाकारा, और आज इनकी सालगिरह मनाई जा रही है, तो हमारी तरफ से भी, हमारी एक न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत सालगिरह मुबारक आपको। और कहते हैं ना, अदाकाराओं से ये नहीं पूछना चाहिए कि उनकी कितने साल की वो हो गई हैं, तो हम भी ये नहीं पूछेंगे सारा खान से कि वो कितने साल की हो गई हैं, लेकिन जनाब अपनी खूबसूरती, बाहजाब अंदाज से और बेहतरीन अदाकारी से उन्होंने मदाहों को अपना दिलदादा बना लिया है। तो उनकी अदाकारी पर, उनके करियर पर एक नज़र डालते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आप कुछ बात कर लेते हैं। एक नई तहकीक की एंथ्रोपोलॉजिस्ट के मुताबिक गॉसिप या गपशप एक ऐसा रुझान है जो दुनिया भर में तकरीबन तमाम ही सकाफ़तों में पाया जाता है, फिर खा वो शहर हो या कोई दही इलाका। ये सवाल मुहक्किकीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रहा है कि आखिर इंसान गपशप करता क्यों है, गपबाजी की तरफ राग़िब भी क्यों होता है। हमारी बका और मुआशरे में हमारा मकाम भी बहुत हद तक हमारी साख पर मुनहसर होता है और गपशप करना हमारी साख को तो कहीं मुतासिर नहीं कर रहा। और क्या ये आदत कितनी तबाहकुन है, इससे क्या कुछ हो जाता है, कई घर इससे टूट जाते हैं इस तरह की गॉसिप से। और हम देखते हैं कि ऑफिसेस के अंदर, घरों के अंदर, वो कोई भी मुआशरा है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी कल्चर है, उसके अंदर गॉसिप्स बहुत होती है। और पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ ख़वातीन गॉसिप्स करती हैं, लेकिन अब ये रुझान तब्दील हो चुका है। अब मर्द हजरात भी गॉसिप्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और दुनिया में तो ये भी कहा जाता है अगर गॉसिप्स ना होती तो बोरियत होती, फिर क्या ही होता। तो हमारे साथ मौजूद हैं इम्तिनान अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू शो कहेंगे इम्तिनान अहमद आपको, और इम्तिनान से जानेंगे कि आखिर ये गॉसिप्स क्यों होती हैं, क्यों इसके बगैर नहीं रहा जा सकता। तो इम्तिनान आप ही बताइए कि ये गॉसिप्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं। पहले तो ख़वातीन बदनाम थी, ख़वातीन से मंसूब किया जाता था गॉसिप्स को कि वो गॉसिप्स करती हैं, लेकिन अब तो मर्द हजरात भी गॉसिप्स करते नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच रिशाल फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही फरमाया कि ये खवातीन बदनाम ज्यादा थी इस मामले में, लेकिन मर्द भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। एक चीज जो आपके व्यूवर्स को, मैं कहता हूँ हर इंसान को समझने की जरूरत है, वो ये कि इल्म में और मालूमात में फर्क होता है। जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, ये इल्म का दौर नहीं है, ये मालूमात का दौर है। हम सबके पास मालूमात हैं, ढेरों मालूमात है। फलाना मुल्क की आबादी कितनी है, जो गाड़ी मैंने नहीं लेनी है उसकी कीमत कितनी है, इस तरह की बेतहाशा ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास तो है, और हम लोगों के साथ गपशप लगाते हुए, गुफ्तगू करते हुए शेयर जरूर करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या वो इल्म नाफे है या नहीं, उससे किसी को भला होगा, किसी को फायदा होगा
किसी की जिंदगी में कोई बेटरमेंट आएगी या नहीं, तो आज मालूमात हर तरफ है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन। तो ये जो दौर है ये बड़ा खतरनाक दौर, क्योंकि इसमें मालूमात की फरावानी है हर तरफ। और आज खवातीन बदनाम ज्यादा हैं, मर्द भी एक इस काम में उतने ही मुलव्वस हैं, और इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। जब हम रिसर्चेस पढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि जी गपशप ऐसी है और गपशप वैसी है, इसका फायदा है, इसका नुकसान है, सबसे पहले तो ये समझें कि ये गपशप बड़ा ही वेग किस्म की टर्मिनोलॉजी है। इस टर्मिनोलॉजी से समझ कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ईशाल ये है कि इंसान को ये करना चाहिए कि सबसे पहले दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के आप स्क्रिप्चर्स उठा के पढ़ लीजिए। मेरी नजर में, और ये मेरा जाती ओपिनियन है, कि सबसे वाजे और सबसे जामे जो आपको डेफिनेशन मिलती है ना वो मिलती है आपको इस्लाम में। इस्लाम ने उसको बड़ा वाजे फर्क बयान कर दिया है कि अगर आप किसी के पीठ पीछे कोई ऐसी बात कर रहे हैं, मे बी मेरे बारे में कर रहे हैं, और हो सकता है वो मेरे बारे में जो बात की जा रही है वो सच है, अगर तो वो सच है तो ये गीबत है, और अगर ये झूठ है तो ये बहतान है। तो इन दोनों से बचना बहुत जरूरी है। जो इन्फॉर्मेशन हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसपे बहस कर रहे हैं, उससे फायदा है या उससे नुकसान है। हम ये नहीं देखते गीबत हालांकि सच पे मबनी है, लेकिन अगर आप वो मेरे सामने करेंगे मुझे बुरी लगेगी तो ये गीबत है। इस डेफिनेशन को समझना, इस पर अमल करना और इस गपशप के माहौल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। डर्टमाउथ यूनिवर्सिटी के आप रिसर्च देख रहे हैं, आप बीबीसी के रिसर्चेस देख लीजिए, आप दोनों एलिमेंट्स के अंदर आपको ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव से सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर किसी को उससे भला मिले, किसी को उससे फायदा मिले, ये चीज हम मद्देनजर नहीं रखते। हम बस बात कर देते हैं किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम उसको मज़ा लेने के लिए, इंजॉय के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम किसी के किरदार कशी कर रहे हैं या फिर हम किसी को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाए हुए हैं, कतई नज़र के वो बुरी बातें हो रही हैं, वो अच्छी बातें हो रही हैं, किसी को आप डिस्कस तो कर रहे हैं, तो हम उसको इंजॉयमेंट के तौर पर ले लेते हैं। हम उसको एक क्वालिटी टाइम या दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना कहते हैं, लेकिन वो कितना गलत है वो तो आपने हमारे इस्लाम में क्या कुछ उसके हवाले से कह दिया गया, बता दिया। लेकिन ये एक बीमारी के तौर पर भी तो है। जिन लोगों को ये लत लग जाती है वो फिर गॉसिप्स किए बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो क्या वो आपके अपने किरदार को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जब वो किसी के साथ किसी दूसरे की बैठ के बुराई कर रहे होते हैं? देखिए, ये जो किरदार की डेफिनेशन है ना, ये किरदार वहीं पे साबित हो जाता है कि जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हमारे पास आइडियाज पे बात करना, नई सोच पे बात करना, वो इतना अहम नहीं रहा जितना लोगों की पर्सनैलिटीज रह गई। अब जो सिलसिला इंसान का है ना, इंसान माशरती जानवर है, ये बगैर किसी से बात किए ये रह नहीं सकता। रहबानियत का हुक्म नहीं है, तो ये माशरे में लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। ये बिल्कुल ऐसा कल्चर है कि जो सदियों से ज़माने कदीम से आ रहा है, कि जहाँ पर किस्सा खानी बाजारों में बैठकर लोग अपने सफर के किस्से सुनाया करते थे, सच्ची बातें बताया करते थे, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया करते थे। लेकिन आज हमने उस किस्सा खानी से ना वो मजा अखज करने की कोशिश की है कि हमें वो मजा मिल जाए, हमें वो एंटरटेनमेंट मिल जाए। उस एंटरटेनमेंट की बेसिस के ऊपर ये सब काम होते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्या ये बीमारी की तरफ जा सकता है या ये बीमारी है, बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बीमारी ये है, ये तकवा की कमी है, कि जब हमें ये पता नहीं होता कि हमारा रब हमें हर वक्त देख रहा है, हमारा रब मौजूद है। अगर मैं इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूंगा या उसके बारे में ये बात करूंगा, ये बात न सिर्फ उसको बुरी लगेगी, कि मेरी जात को भी डिफाइन करती है। आप विद पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे, अब और यहाँ आप अपने माशरे में, अपने दोस्तों के सर्कल में हमेशा देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा दूसरों के बारे में बात करनी होती है। तो एक दिन तो लोग मजे ले लेंगे, दूसरे दिन ले लेंगे, तीसरे दिन उसी इंसान को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। या फिर उसी इंसान को बैठ के किसी और के साथ, या फिर इम्तिनान उसी इंसान को बैठ के किसी और के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आपने किस्सा खानी की बात की कि हाँ, पहले हुआ करता था कि कोई ट्रिप मार के आया है, कोई टूर पर गया है, या किसी ने कोई सफ़र किया है, किसी ने कोई काम किया है, तो वो उसको बैठ कर डिस्कस किया करते थे और बताया करते थे, और अच्छी और रियलिटी बेस्ड स्टोरीज हुआ करती थी। अब भी अगर हम देखें तो हमारे बड़ों के पास वो किस्से, वो कहानियाँ मौजूद हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जो उनके अपने एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम बड़ों के साथ बैठने की बजाय हम अपने हमेज के साथ बैठना पसंद करते हैं और फिर हम वही गॉसिप्स करना चाहते हैं। अगर इससे बचना है तो तरीकाकार क्या होना चाहिए, किस तरह से इस लत से बचा जा सकता है? सबसे पहले तो ये देखें कि जो आप बात करने लगे किसी के बारे में, जो आइडियाज आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में कोई बात कर रहे हैं, क्या उससे सुनने वाले का भला होगा या सुनने वाले का नुकसान होगा? जो बात आप कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है? मैं आपके बारे में कोई बात किसी के साथ बैठ के कर रहा हूँ
और मे बी वो बात सच्ची है, लेकिन इससे उस इंसान की दिल आजारी तो होगी, लेकिन ये चीज मुझे भी डिफाइन करती है कि मैं एज अ इंसान, एज अ पर्सन मैं कैसा हूँ। मैं सिर्फ जरूर। लोगों के बारे में ही बात करता हूँ, मेरे पास और कोई बात नहीं करने वाली। ये जो फिल्टर है ना, ये फिल्टर इंसान ने अपने ऊपर हर गुफ्तगू पे लगाना है। इसीलिए कहते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं ना, वो कम खाते हैं, कम बोलते हैं, कम सोते हैं। तो ये आदत अपनानी बहुत जरूरी है कि आज हम हर वक्त बातें, ये इन बातों से कोई फायदा नहीं होगा। जिन बातों से कोई फायदा नहीं होगा, उन पर अल्फाज जाया करने की जरूरत क्या है? बात होती है आइडियाज की। इसलिए अक्सर कहते हैं ना कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंसानों के बारे में ही बात कर रहा है, ये कोई नई चीजों पे, नई सोच पे, मसाइल के हल के बारे में बात कर रहा है। ये फिल्टर अपने ऊपर लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल और सही ये कह फिल्टर रहे हैं एक ही आप। तरीके से लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये इम्तिनान, फिल्टर एक ही ये तरीके से लगता है फिल्टर- ईशान, कि जी, जब जी। इंसान को ये पता हो कि मेरा रब मौजूद है, मुझे हर वक्त देख। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूबसूरत बात इम्तिनान अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और बेशक हम जान लें कि और अपने आप को ये समझा लें कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और जो चीज़ मुझे खुद के लिए पसंद नहीं है वो मुझे दूसरे के लिए भी नहीं कहनी चाहिए। तो यकीनी तौर पर आप गॉसिप से बच सकते हैं, और इससे जितना जल्दी हो सके अपनी आदत छोड़ दीजिए, अपना छुटकारा हासिल कर लीजिए, ताकि वो जो बीमारी बन जाती है और फिर आप अपने गुनाहों में इजाफा करते चले जाते हैं, उससे बच जाए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। कहेंगे और बात करेंगे उस अफसोसनाक सानहे की जो कि गुज़श्ता हफ्ते, और मैं बात कर रही हूँ हुमैरा असगर की, एक अदाकारा, एक मॉडल जिसकी मौत हो जाती है और फिर उसके बाद कई हफ्तों बल्कि कई महीनों तक पता ही नहीं चलता, और उनकी लाश उनके फ्लैट पर पाई जाती है। और जब वो निकाली जाती है तो पहले कॉन्स्पिरेंसी ये थी कि 6 महीने पुरानी है, फिर उसके बाद पता चला कि अब 9 महीने पुरानी लाश वहाँ से पाई जाती है। और ये 2018 से डिफेंस के एक पोश इलाके में, जिस इलाके में ये फ्लैट था, एक पोश इलाका माना जाता है, डिफेंस का इलाका कराची का, जहाँ पर ये लाश पाई गई है। जितनी बुरी हालत में ये लाश थी और कितने अरसे तक वो मुर्दा हालत में पाई गई, एक ऐसी मॉडल, एक ऐसी अदाकारा जो कि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग उनको देखना पसंद करते थे, टीवी स्क्रीन पर उन्हें चाहते थे, पसंद करते थे, और उनसे एकदम से इतनी लातल्लुकी हो जाना बेहिसी की एक इलामत समझा जा रहा है ये। और ये समाजी बेहिसी भी है, तन्हाई भी है, जिसका शिकार होकर वो मौत के मुंह में चली गई। और अब ये ना सिर्फ पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया को इसने एक दफ़ा हिलाया है, क्योंकि ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है, इतनी बेहिसी दिखाया जाना कि ना तो रिश्तेदारों ने, ना ही फनकारों ने, ना ही साथी जो शोबिज़ इंडस्ट्री के उनके साथ काम करने वाले लोग थे, ना ही उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर 9 महीने से या 1 साल से लगभग वो कहाँ पर हैं, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रही हैं, आखिर वो किसी से मिलजुल क्यों नहीं रही हैं। लेकिन अब जो तमाम शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकार हैं, उन्होंने अपील की है। मारूफ अदाकार हैं अदनान सदीकी, युष्मा गिल, इसी तरह से हमारे साथ दीगर अदाकार भी हैं जिन्होंने ये अपील की है। अदाकारा मावरा हुसैन, अमर खान, नादिया हुसैन, हिना अल्ताफ़, आयशा उमर और अहमद अली भट्ट, हुमायूं सईद, इन तमाम ने हुमैरा असगर अली की अफसोसनाक मौत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया, और साथ ही बात की है कि जहनी और दबाव और खामोशी और तन्हाई के ऊपर बात होनी चाहिए, जहनी हालत के ऊपर बात होनी चाहिए। यकीनी तौर पर वो तन्हाई का शिकार थी या फिर नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी, जो उन्होंने दूसरों से मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था, खामोशी इख्तियार कर ली थी, खुद तक महदूद हो गई थी। क्या वजूहात बनी, हम उस पर तो नहीं जाएंगे कि उनकी मौत की क्या वजह बनी, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत खान, माहिर नफ्सियात भी हैं, और ये ख़ुद भी शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ये ख़ुद भी अदाकारी कर चुके हैं, इसी फील्ड से वाबस्ता हैं, इसलिए हमने आज इन्हें स्पेशली अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत खान साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि इन 9 महीनों के अंदर अगर हम बात करें तो रमज़ानुल मुबारक गुजरा है, जिस मुक़द्दस महीने के अंदर हमें दूसरों से दिलजोई का सबक दिया जाता है, दूसरों से रहम दिली का, दूसरों से मेल मुलाकात का सबक दिया जाता है, उस महीने को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। 2 ईदें गुजरी हैं, ईद उल फितर गुजरी, ईद उल अज़हा गुजरी, उसके अंदर भी किसी ना तो अपने ने रब्ता करने की कोशिश की, ना किसी हमसाए ने, ना किसी शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकारों ने जो साथी अदाकार थे, ना उन्होंने कभी रब्ता करने की कोशिश की। ये हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, ये तो बेहिसी है और मौशरती बेहिसी इसे कहा जा सकता है। बेशक इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, और मुझे बड़ी हैरत होती है क्योंकि मैंने खुद हुमैरा के साथ लाहौर में 2 शोज किए थे और मैं इनसे बड़ा एक सरसरी सा मुलाकात की थी, एंड शी वाज वेरी स्वीट और बहुत डिसेंट खातून थी, और ना ज़्यादा बात करती थी, अपने काम से काम रखती थी। लेकिन जो कि आजकल का ज़माना है जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं या इंटरनेट कहते हैं, इस पे आप अगर किसी की पोस्ट देख रहे हैं, अगर ज़्यादा उसकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो हम बिला वजह ये तासुर कायम कर लेते हैं ये शख्स या तो बहुत खुश है
ये अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहा है, लेकिन दुरुस्त। उसकी हकीकी लाइफ में क्या हो रहा होता है ये अब हम पूछना गवारा करते ही नहीं है। इनके साथ भी यही हुआ है और आयशा बीबी के साथ भी यही हुआ है कि इंसान किसी भी हालात में, खास तौर पे शोबिस का जो मैंने फील्ड देखी है उसमें यह है कि 4 दिन आपको बहुत अच्छा काम मिल जाता है, 4 पैसे मिल जाते हैं, और उसके बाद अगर आपको 2 महीने काम नहीं मिलता या आपको दूसरों को जाके अपने ऑडिशंस देने होते हैं और आपको रिजेक्शंस आ रही होती हैं, तो आप बड़े गंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं। साथ-साथ आपको फाइनेंस की भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। इन द मीन टाइम आपने अपनी उस लैविश लाइफ को दिखाना भी होता है जो कि आप गुजार रहे हैं, क्योंकि दुरुस्त। इसमें शोबिज़ नहीं है, ये एक किस्म का सौदागिरी है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिडिल क्लास भी आ चुके हैं जो कि कॉम्प्लेक्स के मारे हैं और जो सिर्फ दिखावे में बिलीव करते हैं और उन्हीं को प्रायोरिटी भी देते हैं। तो जिंदगी में जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि लाहौर या पंजाब से कराची बहुत लोग आते हैं शोबिस में यहाँ पे काम करने। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते, तो दुरुस्त। उनका यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। कम से कम 3-4 लाख रुपए महीना आपको चाहिए ही चाहिए डिफेंस के फ्लैट में अपने आप को सस्टेन करने के लिए। आपको बहुत दुरुस्त। सारे काम और भी करने होते हैं, आप सैलून जाते हैं, खाना-पीना है, कपड़े हैं, तो ये पूरा का पूरा एक तरीका होता है। अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा होता, तो फिर आप ऑटोमैटिकली एंग्ज़ायटी में भी जाते हैं और डिप्रेशन में भी जाते हैं। और बड़े अफ़सोस की बात मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि शोबिज़ के काफ़ी लोग मेरे अपने पेशेंट्स भी हैं और मैं उनसे भी ये शिकायतें सुन चुका हूँ कि ज़रा हमारे बुरे दिन क्या आते हैं, लोग हमसे मुँह फेर लेते हैं। हमें इनवाइट करना छोड़ देते हैं अपनी दुरुस्त। दावतों में और हमें इससे बड़ा आइसोलेशन फ़ील होती अच्छा है। वजह तो बिल्कुल जब दुरुस्त आप डिप्रेस्ड आपने होना शुरू होते हैं, इसकी निशानदही की है, इसके फ्लॉज की, जो कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और जिन मुश्किलात से अदाकार गुजरते हैं, और जिस तरह से आपने जिक्र भी किया आयशा खान का, सीनियर अदाकार थी, और ये बात भी नहीं, जो फाइनेंशियल इश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं उनके साथ तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दरपेश नहीं थे, बल्कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी और इतना कुछ था कि उन्होंने अपने बच्चों को बुलाकर उनके नाम कर दिया और उसके बाद वो तन्हाई का शिकार होकर एक फ्लैट पर ज़िंदगी गुजारने लगी। ये जो तन्हाई है ये कहीं ना कहीं हमें ख़त्म कर रही होती है और हमें पता भी नहीं होता। और जिन जिन पोस्ट की आपने बात की कि सोशल मीडिया पर तो सब अच्छा दिखाने के लिए हम लोग अच्छी अच्छी पोस्ट लगाते हैं, लेकिन नहीं पता होता कि हम किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। जिस डिफेंस में मैं जिस अमर की तरफ निशानदेही करना चाहूँगी वो यही है कि क्योंकि डिफेंस में वो रह रही थी, जिस फ्लैट के अंदर थी, यकीनी तौर पर इर्द गिर्द दीगर फ्लैट्स भी मौजूद थे। किसी हमसाए ने, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, किसी हमसाए ने, किसी रिश्तेदार ने, इवन जो साथी अदाकार या अदाकाराएँ थी उन्होंने भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर 9 महीने पहले उनकी लाश अगर वहाँ पर मौजूद थी तो 9 महीने से किसी से डिस्कनेक्ट हुई हैं, वो किसी से बात होती होगी, किसी से मिलती मिलाती होंगी, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की है। क्या इतनी बेहिसी ये सोसाइटी आखिर किस तरफ जा रही है? मैं इस तरफ जाना चाह रही हूँ। सोसाइटी हमारी बहुत बुरी हालात में जा रही है। जब कोई मर जाता है तो ये उस पे चादरें उड़ाते हैं, उसके लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और कोई ना कोई एक झूठी सच्ची पॉलिसी बना लेते हैं। लेकिन दर हकीकत वो शख्स जब जिंदा होता है, अब मुझे एक बात बताया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 10 लोग उसकी जिंदगी में ऐसे थे जो कि उससे बाकायदा मिलते थे या शूट्स पे मिले हैं, किसी की पेमेंट देनी थी, किसी को उसको पैसे देने थे, लेकिन आखिर ऐसे वो करीबी दोस्त जो कि 6-6 महीने 4-4 महीने से अगर उससे बात नहीं कर रहे थे, तो ये कैसे मुमकिन है? आज अगर मैं 3 दिन अगर अपने व्हाट्सएप को ही सिंगल टिक कर दूं तो मुझे पता है कि लोग घर पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने नेटवर्क अच्छे लोगों में बनाया हुआ है। लेकिन इस किस्म के लोग जो आज हम कह रहे हैं कि हम ये एक यूनिटी मनाते हैं, आज के बाद हम ये करेंगे, अरे भाई जो जिंदा है, जो तुम्हारा दोस्त है, जिसको तुमने अभी रिसेंटली काम किया है, तुम उनके साथ तो मिलते नहीं हो। क्या बात करते हो कि तुम अपने मतलब सिटीजन्स के लिए हेल्प करोगे, जो तुम्हारे इमीडिएट फ्रेंड्स हैं। सोसाइटी का बहुत बुरा हाल है। मैं आपको बताऊं, डिफेंस के कई फ्लैट्स में ये हालात है कि लोग डिप्रेशन से मर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। और ये तो अभी 2 वाकयात हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसे और वाकयात भी फ्यूचर में होंगे, जो कि आइसोलेटेड अकेले लोग रह रहे होते हैं। अमूमन इनके अंदर साइकोटिक फीचर्स आ जाते हैं, या तो वो थोड़े से नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे लोग थोड़े से रवैये जो उनके ना बदतमीजी वाले हो जाते हैं, थोड़ा सा वो चिड़चिड़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, अकेले रह रहे के उनके अपने थॉट्स इतने ज्यादा होते हैं कि कोई उनसे बात करता है तो उनको वो गालियां भी बक सकते हैं या बुरा भला कह देते हैं। अच्छा, तो ऐसे लोगों से
लोग वैसे किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, यहाँ दूरी तक कि इख्तियार करना पड़ोसी शुरू भी कर देते हैं और फिर वो दोस्त भी। तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा वजाहत, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, माहिर नफ्सियात हैं, आप इंसानों की नफ्सियात को अच्छे से समझ सकते हैं। आपने निशानदेही की थी कि कुछ बच्चे या बच्चियाँ लाहौर से कराची आ जाते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं और बहुत सारे मुश्किल हालात से भी उन्हें गुजरना पड़ता है। वालिदैन से दूरी इसके अंदर हमने देखा एक एलिमेंट था जिसमें वालिदैन ने, बहन भाइयों ने भी कता ताल्लुकी कर ली थी हुमैरा अस्कर से, जिसके बाद वो ज़्यादा तन्हाई का शिकार हुई। अगर आपके हल्का अहबाब आपसे दूरी इख्तियार कर भी लेते तो आपके वालिदैन और आपके बहन भाई वो रिश्ता होते हैं जो कि आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, चाहे आपके बुरे हालात हों या अच्छे हालात हों। क्या करना चाहिए अगर कोई बच्चा या बच्ची इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है, तो अपने पेरेंट्स को किस तरह से एतमाद में ले, और उसके बाद क्योंकि वालिदैन के साथ आपका एक रिश्ता, एक ताल्लुक जुड़ा रहना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है, ये हमें हुमैरा असर के इस तरह की मौत, हादसाती मौत और उसके बाद इतने महीनों तक डेड बॉडी का वहाँ पड़े रह जाने के बाद एहसास हो रहा है, तो उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि मैं आपको बताऊं, अगर एक शख्स अपने मसले दुनिया के लेके अपने घर में आ जाता है तो उसके घर वाले उसके मसलों को हल कर देते हैं, चाहे उसकी पिटाई क्यों ना करें। लेकिन अगर कोई शख्स घर छोड़ के बाहर चला जाता है तो उसकी जिंदगी में सिर्फ मसले मसले आ जाते हैं। मैं मानता हूं कि कई ऐसी फैमिलीज हैं जो कि शोबिस में लोगों को आने को मना करते हैं और एक लड़ाई भी होती है और कई लड़के बागी होकर दूसरे शहरों में चले जाते हैं, और ये चीज सदियों से होती आ रही है। कराची में मैं 10 साल से बहुत देखा कि ऐसे लड़के आए जो वहां से लड़के आए, लेकिन खुदा का वास्ता लड़के आए, कोई दुश्मन तो नहीं है ना। अगर वो शख्स अपनी मनवार है और वो कायल भी करना, तो अपने वालिदैन से रिश्ता मजबूत कीजिए, ना कि कमज़ोर कर दीजिए और फिर शिकार होकर इस तरह मौत को गले लगा लेना। ये बहुत ही अफसोसनाक अमर था। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर वजाहत खान, माहिर नफ्सियात, जिस तरह से वो भी कह रहे हैं कि एक दूसरे से ताल्लुक़ रखना, एक दूसरे के साथ मजबूत और अच्छे लोगों के साथ रिलेशंस रखना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।